Hello friends, welcome back to my channel. I'm passionate to sharing technical concepts in easy language with life related example. Today we are going to discuss about the term force. What is force? अभी तक हमने देखा कि एक न्यूटन फोर्स क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। तो आप जानते हैं कि बल दो प्रकार से होता है, पुश एंड पुल। आप किसी भी शॉप में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पे दो वर्ड्स लिखे रहते हैं, पुश एंड पुल। तो यहां पर पुश क्या है और पुल क्या है। आप किसी भी चीज को पुश कर रहे हैं, ये पुल है या पुश है, ठीक है। उधर से कर रहे हैं तो पुश, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे। तो इस तरीके से तो डिफाइन नहीं किया जाता है। तो फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन हम देखते हैं। फोर्स इज द फिजिकल कॉज, फोर्स इज द फिजिकल कॉज विच changes or tends to change the shape, size और स्ट्रक्चर और यूनिफॉर्म। अभी डेफिनेशन का मतलब भी समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट एंड ऑल, ठीक है। तो फोर्स इज द फिजिकल कोज। तो यहां पे फिजिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स में फिजिकल कोज, किसी भी चीज का फिजिकल कोज क्या होता है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास में, इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे क्यों जा रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मतलब ये फिजिकली अटैच तो नहीं है, लेकिन इस फिजिकल, ये जो भौतिक हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के कारण क्या है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है, उसके कारण ये नीचे जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि दो चीजें फिजिकली अटैच में हो, उनके कारण उनके आसपास सराउंडिंग में जो प्रभाव होता है। तो फोर्स इज द फिजिकल कोज विच चेंजेस, जो चेंज करता है। चेंज क्या करता है, और टेंस टू चेंज। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, टेंस टू चेंज, मतलब चेंज करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ऐसे समझिए, जैसे ये दीवार है, मैं इसको धक्का दूं तो ये पीछे नहीं जा रही है, लेकिन क्या यहां पर फोर्स नहीं लग रहा है। क्या इस दीवार को धक्का देने पर, हो सकता है तो पीछे चले जाए, नहीं, लेकिन इस दीवार को धक्का दिया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसलिए यहां पे लिखा गया है टेंड्स टू चेंज। फिजिकल फोर्स वो फोर्स वो क्वांटिटी है जो फिजिकल कोज है ना, फिजिकल कोज के कारण, मतलब जैसे पृथ्वी तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण किसी भी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, या किसी भी चीज को चेंज करने का प्रयास करती है। चेंज नहीं होती, चेंज करने का प्रयास करती है। अब क्या क्या चेंज करने का प्रयास करती है, शेप एंड साइज। हाँ, शेप एंड साइज। जैसे आपके एग्जाम के रिजल्ट खराब आते थे बचपन में, तो आपके माँ बाप आपके ऊपर फोर्स लगाते थे, तड़ाक तड़ाक तड़ाक, तो आपका शेप और साइज चेंज हो जाता था। वो भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो शेप एंड साइज और स्ट्रक्चर, आपके कोई बच्चे ऐसे नालायक होते हैं, उनका पूरा की पूरा स्ट्रक्चर उनके माँ बाप बिगाड़ देते थे, ठीक है, फोर्स लगा करके, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन, तो यहां पे मोशन, कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, जैसे मार्कर है, इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये मोशन में आ सकती है। ये मार्कर अगर मोशन में है, इस पे मैं फोर्स लगाऊं अगर, ठीक है, बाह्य इस पे बल लगाऊं तो ये रेस्ट में आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी रुकी हुई चीज को गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, गतिशील चीज को फोर्स के द्वारा रेस्ट अवस्था में लाया जा सकता है। या कोई गतिशील अवस्था है, कोई, अब इंपोर्टेंट बात सुनिएगा, कोई गतिशील, ये मार्कर गति कर रहा है, तो इसकी गति को मैं बढ़ा सकता हूं। पहले मान लो कि इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड में ये 2 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब इस पे मैंने फोर्स और लगाए तो इसमें 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्रिएट हो गई। तो ये टाइम के साथ में जो वेलोसिटी में चेंज आया उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी कई प्रकार के होते हैं, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन होता है, एक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, आई होप अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। F इज इक्वल टू m इंटू ए, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, m इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, जहां पर ए क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब समझे तो जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो भैया इसका मतलब क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन होता है कि समय के साथ में वेलोसिटी का चेंज होना। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड की किसी चीज की वेलोसिटी थी, वो कितने टाइम में
चेंज हुई। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए प्रैक्टिकली देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 यहाँ 3 ये 4 यहाँ पे 5 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास था 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गति कर रही है। अगले 1 सेकंड में मतलब 2 सेकंड बाद में, ठीक है, ये अगले 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड और यहाँ पे 5 सेकंड। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हर 1 सेकंड के अंतराल में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट 30 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड के अंतराल में 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या? वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ में वेलोसिटी में चेंज होना ही त्वरण कहलाता है। तो यहां पे हर सेकंड के डिफरेंस में 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ रही है। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रही थी दूरी, अगले 1 सेकंड में ये 10 कर रही है, अगले 1 सेकंड में ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए यहां पे फोर्स और मास के बीच में हम क्या खींचेंगे? एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसमें देखते हैं कि मास के साथ में फोर्स का क्या रिलेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो हमको समझ में आ गया। तो यहां पर अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं फोर्स और मास के बीच में, ठीक है, तो एक सीधी रेखा आती है, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट रहता है। अगर ये कांस्टेंट रहे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज होते हुए पर सेकंड से कोई वस्तु एक स्पीड से दौड़ती है, कोई वस्तु यदि स्पीड से दौड़ती है, तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि फोर्स ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा होगा। लेकिन नहीं सर, हमको तो प्रूफ करके बताइए ये कैसे होगा। तो चले बेटा देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इधर कि आपके पास में क्या है? एक बाइक है और आपके पास में क्या है? एक कार। नहीं सर, हम तो बहुत गरीब है, कार कैसे होगी हमारे पास? ठीक है, बाइक का वजन है मान लो 100 kg, कार का वजन है 1000 kg, मान लो कुछ भी ज्यादा कम हो सकता है। तो यहां पर बाइक द्वारा लगाया गया फोर्स F इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मान लो कि कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट है। तो m की वैल्यू यहां पे क्या है? 100 kg और एक्सेलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे 5 को 100 से गुणा करूंगा तो 500 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है? न्यूटन। तो इस बाइक के द्वारा अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगी तो इसके द्वारा ये किसी भी चीज पे भिड़ेगी तो 500 न्यूटन का फोर्स जनरेट किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मेरे पास में 1000 kg, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो F इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1000 kg। एक्सेलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1000 को 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 5000 न्यूटन। तो यहां पे वेरिएशन देखिए कि अगर इसका वजन कम है, इसका वजन 100 kg था, मतलब 1000 kg की तुलना में क्या है? 100 kg वजन था, तो 500 न्यूटन। ठीक है, और इसका जैसे जैसे वजन बढ़ा तो उसी के कंपैरिजन में 5000 न्यूटन, मतलब जो चीज जितनी भारी होगी उसके द्वारा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, एक बस जा रही है सड़क पे, आपका बाइक पे आगे आगे जा रहे हो, बस आपको पीछे से धीरे से ठोकेगी, फिर भी आपकी बाइक चूर-मूर हो सकती है। और पीछे से कोई मान लो कि साइकिल आ रही है, वो आपकी बाइक के ठोकेगी। ठीक है, आपका इंडिकेटर भी नहीं टूटेगा उससे। ठीक है, हो सकता है टूट जाए। ठीक है, बहुत कम फोर्स लगेगा, आपकी बाइक गिरेगी भी नहीं, ना टूटेगी। क्यों? क्योंकि साइकिल का वजन कम है और बस का वजन ज्यादा है। तो जो चीज जितनी ज्यादा भारी होगी उसके द्वारा उतना फोर्स लगाया जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।